चलो, hi world, as you know that I am Rahul Anand and this is somewhat around my channel whose name is actually the Rahul Anand Biology Tutorials. So, as you know that I am Rahul Anand, ठीक है ना। जैसा कि सबको पता है कि मेरा नाम क्या है, राहुल आनंद। तो जो धीरे धीरे एग्जैक्टली ज्वाइन कर रहा है उन सबको बेसिकली हाय और वेरी वेरी थैंक यू जो दरअसल बेसिकली इस लेक्चर को अटेम्प्ट करने आया है। तो मेरा नाम तो दरअसल सबको पता होगा, क्या नाम है, राहुल आनंद। पार्टिकुलरली आज हम लोग एम्स नीट के टॉपिक से कुछ कंक्लूड करेंगे बेसिकली, और देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर पार्टिकुलरली द एनिमल सेल एज वेल एज व्हाट आर एक्चुअली पार्टिकुलरली द प्लांट सेल। तो ये कॉन्सेप्ट जो बेसिकली बिलोंग करता है फ्रॉम विच ऑफ द चैप्टर्स ऑफ योर बुक। तो ये जो दरअसल कॉन्सेप्ट है किन किन चैप्टर से आपके किताब से बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर से, ठीक है ना। तो आज दरअसल हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो जुड़ रहा है उसको एक बार फिर से हाय, ठीक है। तो आज जो दरअसल बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे आज, जो कि एनिमल सेल क्या होता है और प्लांट सेल क्या होता है। आज बेसिकली जो हम लोग स्टडी करेंगे इसमें डिफ्रेंशिएशन करना है किसके किसके बीच में, एनिमल सेल इज व्हाट एंड व्हाट इज प्रोबेबली द प्लांट सेल। तो पहले ही बताए थे कि सेल क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो अलग अलग साइंटिस्ट, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट, उसके बाद जो है अलग अलग बायोलॉजिस्ट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू पार्टिकुलरली फेवर व्हाट, टू पार्टिकुलरली फेवर the theory as well as the discovery basically related with reference to your different of the organelles of the cell as well as with reference to your cell, ठीक है ना। तो क्या बताए, एनिमल सेल और प्लांट सेल में जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो दो तीन चीज़ याद रखने का जरूरत होता है और समझने का भी जरूरत होता है। बेसिकली क्या क्या है ये, जब हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर एक्चुअली द प्लांट सेल। सो प्लांट सेल इज नोन एज द व्हाट, प्लांट सेल्स इज नोन एज द लीफ सेल्स। क्या बोलते हैं इनको, प्लांट सेल्स आर नोन एज द लीफ सेल्स। मतलब वैसा सेल जो बेसिकली ये ना पत्ते उत्ते में पाए जाते हैं। और दरअसल पत्ता क्या है, पत्ता इज द पार्ट ऑफ योर प्लांट। पत्ता क्या है, पत्ता इज द पार्ट ऑफ योर प्लांट, याद है ना। दरअसल जो पत्ता का काम है क्या क्या है, पत्ता का जो बेसिकली काम है वो फोटोसिंथेसिस के रोल में हेल्प करता है। जो भी उसके ऊपर में कुछ कुछ ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, दरअसल प्रेजेंट है। जो हम लोग का पत्ता होता है उसके ऊपर में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट्स, यानी कि क्या, क्लोरोप्लास्ट, सारी चीज़ प्रेजेंट है। जो प्लांट जो है अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है फॉर ऑब्टेनिंग द पार्टिकुलरली फूड इन टर्म ऑफ व्हाट, इन टर्म ऑफ द फोटोन एनर्जी। धूप की ऊर्जा से दरअसल जो है प्लांट क्या करेगा, धूप की ऊर्जा से दरअसल प्लांट एक अहम भूमिका प्रदान करेगा खाना बनाने में, क्लियर। जैसे ह्यूमन बींग है तो ह्यूमन बींग क्या हो जाता है ह्यूमन बींग आर हेट्रोट्रॉपिक। मतलब क्या हुआ, वो अपने से खुद का खाना नहीं बना सकता, कौन, ह्यूमन बींग। तो दरअसल वो डिपेंडेंट रहते हैं किस पे, प्लांट्स पे, क्लियर। बट प्लांट्स आर व्हाट, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। मतलब क्या हुआ, पौधा ऑटोट्रॉपिक होता है, वो खुद का खाना बना सकता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी अपन लोग जब जानने की कोशिश करेंगे ना, तो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स आर बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। क्या मतलब हुआ कि जब हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पार्टिकुलरली ओरिजिन दैट वी आर हैविंग द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, तो इसके बेसिस पे भी बहुत सारी डिफ्रेंशिएशन देखने को ऑफ कोर्स मिलती है, क्लियर। अब आगे बात करते हैं कि इन द केस ऑफ द प्लांट सेल्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट। क्या होगा, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दरअसल क्या होता है, plasma membrane is the selectively permeable membrane through which the different components or either the nutritious components or either the hazardous component could pass literally from the here main term of the organelles or either the body, क्या, body of the cell। क्या बोले, जो दरअसल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन is the selectively permeable membrane as well as these are playing important role for exchange of the substance। मेन कोई भी सब्सटेंस अगर कोशिका के अंदर यानी कि सेल के अंदर जाना चाहेगा, अगर वो हेल्पफुल सब्सटेंस है, अगर वो सेल की लाइफ स्टैंडर्ड हैबिट को बूस्ट करता है, चार्ज करता है, तो उसके जो है इनटेक में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सा ऑर्गन, बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन अगर ये हजार्डियस रहेगा तो होगा क्या,
हजार्डियस रहेगा तो उसको फेवर नहीं करेगा, वो उसके इनपुट के मतलब बाहर से अगर कोई कचरा का कंपोनेंट इसके अंदर जाना चाहता है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, इन सारे को रोकने लगेगा, ठीक है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज दैट पार्ट ऑफ द सेल, प्रोबेबली यू कुड से दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सेल ऑर्गेनल व्हिच इज व्हाट, व्हिच इज पार्टिकुलरली रिजिड इन स्ट्रक्चर, मतलब ये जो है थोड़ा सा हार्ड और टफ होता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। प्रोबेबली व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देन व्हाट विल बी हैपनिंग, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ बेसिकली सब्सटेंसेस होता है। अब यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, दरअसल ऐसा पार्ट है, इसका कंपोनेंट है, किसका, इस सेल का कंपोनेंट है। और ये क्या है, दरअसल अपना प्लांट सेल। दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ये पार्टिकुलरली फेवर करता है, या फिर दो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को जो बेसिकली ये फेवर करेगा, वो क्या है, दरअसल एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर। या फिर बोल सकते हो कि कोई भी सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस अगर सेल के अंदर जाना चाहता है या फिर सेल के इन्वायरमेंट से आउटर इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज होना चाहता है, तो बेसिकली वो दो टास्क को परफॉर्म करेगा। कितने टास्क को परफॉर्म करेगा, दो टास्क को परफॉर्म करेगा। इन दो टास्क या फिर प्रोसेस के नाम क्या है, इनका नाम है ओस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन। तो व्हाट आर एक्चुअली द ओस्मोसिस, तो द एक्सचेंज ऑफ वाटर इंग्रेडिएंट्स from the region of higher concentration side towards the lower concentration side is known as what, is known as the here in term of what, in term of the osmosis। clear। मान के चलो कोई भी जो है ना पानी का कंपोनेंट या फिर जो है लिक्विडियस कंपोनेंट या फिर फ्लूइड का कंपोनेंट इस इन्वायरमेंट से आउटलेट होना चाहता है, क्या, इस इन्वायरमेंट से आउटलेट होना चाहता है, तो उस दौरान जो पार्टिकुलर टास्क या फिर मैकेनिज्म को वो फेवर करेगा उसका नाम क्या है, उसी का नाम है ओस्मोसिस। अब दूसरा केस बताते हैं जो कि है गैसियस कंपोनेंट का। मान के चलो इस सेल के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड को इस सेल के इन्वायरमेंट से बाहर जाना है। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड को इस सेल के इन्वायरमेंट से बाहर जाना है, तो वो तो गैस हो गया, लिक्विड तो है नहीं, क्या है, गैस। तो जो टास्क को बेसिकली यहाँ पे वो परफॉर्म करता है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है डिफ्यूजन। तो द एक्सचेंज ऑफ द गैसियस कंपोनेंट from probably here mean in term from the region of higher concentration side towards the lower concentration side is known as what, is known as the diffusion। मतलब क्या हुआ, मान के चलो ये इन्वायरमेंट हो गया अपना सेल का, और जो बाहर में कुछ कंपोनेंट है ना वो आउटर इन्वायरमेंट हो गया, और क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या ज़्यादा है, किसमें, इस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या ज़्यादा है, तो होगा क्या, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस कंपोनेंट है ना वो इस एनवायरनमेंट से बेसिकली स्केप कर सकता है आउटर एनवायरनमेंट में। और जो मोड को वो फेवर करेगा दरअसल उसका नाम क्या है, दरअसल वो है डिफ्यूजन। क्लियर। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाट आर एक्चुअली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पार्टिकुलरली दैट पार्ट ऑफ सेल व्हिच इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द इन एंड आउट, बेसिकली फ्रॉम inside to outside the environment or either the exposed environment or from outside exposed environment towards the inner status or either the inner region of your cell। क्लियर हो गया। तो ये दरअसल क्या होता है, अपना प्लांट सेल, इसमें क्या होता है, हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्लियर। प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। एंड व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, plasma membrane is quite bit rigid as well as tough in structure. These do play an important role for promotion of the substances or either the exchange of substances in term of the inner environment or either the outer environment, means in term of the inner environment or either the vice versa। दूसरा है कि हम लोग का क्या होगा, इसमें प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगा। क्लियर। तो प्लांट सेल में जो पार्टिकुलर पार्ट जिसको हम लोग सेल वॉल बोल रहे हैं, दरअसल वो सेल वॉल क्या है, सेल वॉल इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ द डेड कंपोनेंट्स। ठीक है ना, तो ये जो अपना सेल वॉल है इधर लिखा हुआ है, ये डेड कंपोनेंट्स का मिक्सचर सबसे बना हुआ रहता है, और ये एक तरह का दीवार होता है किसका, अपना कोशिका का, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं अंग्रेजी में, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सेल। क्लियर हो गया। तो द सेल वॉल इज प्रोबेबली द नॉन लिविंग
structure or either the dead structure with reference to our cell body. क्लियर? तो ये एक ऐसा पार्ट है सेल का जिसको कि नॉन लिविंग स्ट्रक्चर माना गया है। किसका? सेल का। इधर देख लो, लिखा है ना सेल वॉल प्रेजेंट, मतलब इसके अंदर क्या होगा? सेल वॉल प्रेजेंट होगा। दूसरा है कि प्लास्टिड्स विल बी प्रेजेंट और आइदर एब्सेंट। तो इनके केस में क्या होता है? प्रोबेबली प्लास्टिड्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इधर देखना, प्लास्टिड्स लिख दिया है प्रेजेंट, ठीक है ना, ये लिखा है प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अब जो हम लोग बात करते हैं दरअसल किसकी? प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल इज डू हैविंग द वैक्यूल्स। प्लांट सेल में कौन सा स्ट्रक्चर होगा? वैक्यूल्स का। ये देख लो, इधर है वैक्यूल्स, है ना प्लांट सेल में। ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है बाबू, या फिर जो भाई बंधु देख रहा है, ठीक है, उसको एक बार हाय बोलते हैं, नमस्कार, ओला, केम छो, तो सब फाइन ही होंगे, मतलब सब ठीक ही होंगे। तो जब बात करेंगे हम लोग प्लांट सेल की, तो दरअसल उसमें किस चीज़ का स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस पाया जाता है? इधर ये वैक्यूल्स पाया जाता है, ठीक है ना, और इनमें क्या पाया जाएगा? प्लास्टिड्स भी पाया जाएगा। जब बात करेंगे वाटर एक्चुअली द हियर मेन इन टर्म ऑफ वैक्यूल्स, कोई जानता है क्या वाटर एक्चुअली वैक्यूल्स? तो वैक्यूल्स प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल टू होल्ड द न्यूट्रिशियस कंपोनेंट एज वेल एज द वेस्ट प्रोडक्ट डू, ठीक है। तो ये वैक्यूल्स जो है ना, दरअसल क्या है? एक बोरेनुमा ढांचा की आकृति का चीज है या कंपोनेंट है जो कि सेल के अंदर में पाया जाता है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? वैक्यूल्स को बोल सकते हैं वैक्यूल्स इज द सेक लाइक स्ट्रक्चर। मतलब क्या हुआ? जो है वैक्यूल्स दरअसल एक बोरेनुमा आकार है। किसके आकार का है? बोरेनुमा। या फिर जो है वैक्यूल्स को बोल सकते हैं वैक्यूल्स इज द फ्लूइड फील्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर। मतलब ये एक बोरेनुमा आकार का तो है। क्या बोले वैक्यूल्स जो है वो बोरेनुमा आकार का तो है, लेकिन इसमें क्या है? प्रोबेबली कुछ तरल पदार्थ, तरल कंपोनेंट प्रेजेंट। जब बात करेंगे वैक्यूल्स की, तो इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है। क्या एक्सेप्शन है? कि जो हम लोग का ओनियन सेल्स होता है बेसिकली, उनमें ये पदार्थ यानी कि वैक्यूल्स जो रहेगा वो नहीं पाया जाएगा। फिर से सुनना, जो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है ना, उनमें ये अपना वैक्यूल्स जो है वो पाया जाएगा। बट जो एक स्ट्रक्चर प्लांट सेल का बेसिकली पार्ट है, मतलब ओनियन सेल यानी प्याज में दरअसल ये वैक्यूल्स का कंपोनेंट नहीं पाया जाएगा। प्लांट में दरअसल ये वैक्यूल्स का कंपोनेंट नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे बेसिकली, सो इन द केस ऑफ द प्लांट सेल्स प्रोबेबली व्हाट विल बी हैपनिंग? सो इन दिस केस द रूट हेयर्स लाइक पार्टिकुलरली रिजेम्बलेंस विल बी सीन, ठीक है ना। तो इसमें रूट हेयर लाइक रिजेम्बलेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। मतलब क्या हुआ? इसके कुछ सेल जो है ना, वो रूट के निर्माण करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उनके साइड पे जो है ना कुछ कर्व लाइक ढांचा जो है रूट हेयर्स लाइक सेल्स का निर्माण के ऐसा देखने में मिलता है। इधर भी लिखा है, देख लो, यहाँ लिखा है, ये लिखा है ना रूट हेयर से, ठीक है। और पहले भी बताएं कि जो दरअसल वैक्यूल्स है, इनके शरीर में क्या होगा? वैक्यूल्स इन प्लांट सेल के शरीर में दरअसल बड़ा सा होगा। एक्सेप्शन क्या है कि ये ओनियन सेल यानी प्याज में नहीं पाया जाता, ठीक है। प्याज के छिलके में या फिर प्याज में दरअसल ये नहीं पाया जाएगा। दूसरा एक पार्ट बताते हैं कि वैक्यूल्स आर दोज पार्ट विद रेफरेंस टू योर प्लांट सेल विच इज लिटरली हैविंग द क्लोरोप्लास्ट। क्या मतलब हुआ? कि दरअसल पौधे के कोशिका का वो भाग या फिर बोल सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन पिगमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बेसिकली इन टर्म हियर इन टर्म ऑफ द प्लांट से। तो पौधे के कोशिका में, ठीक है, पौधे के कोशिका में दरअसल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन पिगमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल फॉर प्लांट्स टू परफॉर्म द टास्क और आइदर द रोल ऑफ द फोटोसिंथेसिस। एंड फोटोसिंथेसिस क्या है? कोई जानता है फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली बीइंग कंपोज्ड और आइदर टर्म्ड विद रेफरेंस टू द टू वर्ड्स। तो ये वर्ड क्या है? फोटो प्लस सिंथेसिस। तो फोटोन को क्या बोल देते हैं? लाइट एनर्जी। एंड सिंथेसिस को मतलब क्या बोल देते हैं? टू यूटिलाइज। जो फोटोसिंथेसिस है दो वाक्यों से, हाँ, दो टर्मों से मिलकर बना है। एक का नाम क्या है? एक का नाम है फोटो, दूसरे का नाम क्या है? सिंथेसिस। तो फोटो को क्या बोल देते हैं? पैकेट ऑफ एनर्जी और अदर द पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी। फोटोन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फोटोन को बोलते हैं पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी। सिंथेसिस को क्या बोलेंगे? सिंथेसिस इज नोन एज टू यूटिलाइज।
तो वैसा पार्टिकुलर प्लांट के शरीर का भाग जो फोटोसिंथेसिस के टास्क को परफॉर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो ये अगर पौधे का कोशिका का स्ट्रक्चर है, मतलब प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, तो ये अगर प्लांट के सेल का स्ट्रक्चर है तो इनके शरीर में क्या पाई जाएगी? तो इनके शरीर में क्लोरोप्लास्ट रिजेम्बलेंस पाई जाएगी। क्या रिजेम्बलेंस पाई जाएगी? इनके शरीर में क्लोरोप्लास्ट रिजेम्बलेंस पाई जाएगी। जो बाबू भैया देख रहा है सारे को नमस्कार, जो सिस्टर देख रही है उनको भी सही और फाइन, ठीक है, और जो टीचर देख रहा है उनको भी ऑल द बेस्ट, ठीक है। पता है कुछ कुछ टीचर देखते हैं तो थैंक यू है उनको, ठीक है ना, सच में थैंक यू। और जो स्टूडेंट देख रहा है उसको तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बताएं, ये जो हम लोग का प्लांट सेल है, दरअसल इसमें होगा क्या? इसके शरीर में क्लोरोप्लास्ट की रिजेम्बलेंस पाई जाएगी। दूसरी बात करते हैं कि दीज प्लांट सेल्स डू हैव द इम्पोर्टेंट ऑर्गेन्स विद रेफरेंस टू द सीलिया, ठीक है। तो प्लांट सेल में क्या होता है? एक सीलिया लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में जो है सीलिया लाइक प्रोजेक्शन होता है। तो सीलिया आर नथिंग बट दीज आर द हेयर लाइक प्रोजेक्शंस which are literally being present in terms of some playing an important role to these cells for providing them to carry the task or either to join the task with reference to the locomotion or either the movement। मतलब क्या हुआ? दरअसल जो सीलिया है, सीलिया, ठीक है, ये अपना प्लांट सेल में पाया जाएगा और दरअसल इस सीलिया का काम क्या होगा कि these cilia are playing important role for the cells or either the organism which is made up of cell to carry them the task of what? To carry them the task of locomotion and movement। मतलब उसको घूमने फिरने में, अब दरअसल ये सेल है तो ये सेल को घूमने फिरने में अहम भूमिका प्रदान कर देता है। क्या ये बाबू? ये जो दरअसल है ना अपना सेल, इसमें दरअसल होता है सीलिया लाइक प्रोजेक्शंस। और उससे पहले हम बता रहे थे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना इसमें, नहीं है, ठीक है। तो क्या बताते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल फॉर द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस विद रेफरेंस टू योर सेल, ठीक है ना। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्लासिफिकेशन या फिर रोल, वर्कआउट, दोनों का डिफरेंस है। तो दोनों का डिफरेंस है, उसको हम लोग बाद में डील करते हैं या फिर इसमें अभी डील कर लेंगे, किस में? एनिमल सेल में। तो पहले जो बात कर रहे हैं इसकी, किसकी? दरअसल ये मतलब कि दीज ऑफ द प्लांट सेल इज हैविंग द हेयर लाइक प्रोजेक्शन। इन प्लांट सेल में दरअसल होगा क्या? इन प्लांट सेल में हेयर लाइक प्रोजेक्शन होगा और इनका ही अंग्रेजी में नाम क्या हो जाता है? इनका ही अंग्रेजी में नाम हो जाता है सीलिया। देख लेना, इधर इधर लिखा है, ये आपका कहीं लिखा है क्या? अच्छा ठीक है, तो फ्लेजिला लिखा हुआ है, तो फ्लेजिला भी एक पार्ट उसी तरह का है। मतलब क्या होगा? दरअसल दिस प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर प्रोवाइडिंग द प्लांट व्हाट? द टास्क ऑफ लोकोमोशन, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शन हो जाता है, मतलब कुछ कुछ प्लांट सेल में क्या हो जाएगा? सीलिया का प्रोजेक्शन हो जाएगा और कुछ कुछ सेल में दरअसल क्या होता है? फ्लेजिला का प्रोजेक्शन हो जाता है। वही फ्लेजिला लिख दिया इधर, ठीक है, कि कुछ कोशिका में दरअसल फ्लेजिला पाया जाता है, कुछ कुछ में सीलिया भी पाया जाता है। जिससे हम पहले भी बताए थे कि बायोलॉजी इज पार्टिकुलरली द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, क्लियर। तो जैसे जो लोकोमोशन का चैप्टर है उसमें बताया ना कि एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ मूवमेंट, मतलब क्या हुआ? वैसा ऑर्गेनिज्म जो दरअसल घूमने फिरने में सक्षम है, उनमें प्राण एग्जिस्ट करती है। लेकिन अ पर्सन लेइंग इन द कोमा कांट मूव, मतलब क्या हुआ कि कोई पर्सन है जो कि दरअसल कोमा में, ठीक है। कोमा क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंसान का बिगड़ जाता है और कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहता, जो पूरी तरह का स्टिमुलाई को ट्रैक कर सके अपने किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, तो वो दरअसल शरीर से स्टेबल हो जाता है। तो उसको क्या नॉन लिविंग बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। उसी तरह से ये आपका है, मतलब इनमें क्या प्रेजेंट है? दरअसल फ्लेजिला। अब बात करते हैं हम लोग जो दरअसल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या? सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स इन प्लांट सेल में क्या होगा? सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली द सेंट्रियोल्स इज दैट सेल ऑर्गेनल with reference to your cell which is not being present in term of what? Which is not being present in term of plant cell, clear। लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट हो सकता है? इनमें जो चीज़ प्रेजेंट होगा वो है अपना फ्लेजिला। और दूसरा क्या बताए थे? दूसरा दरअसल बताए थे कि इनमें क्लोरोप्लास्ट का भी रिजेम्बलेंस होता है। अब इसमें गोल्गी एपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का भी रिजेम्बलेंस
पाया जाएगा, ठीक है। तो गोल्गी एपरेटस या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज दैट पार्ट विच वॉज प्रोबेबली नेम्ड आफ्टर द कैमाइलोगोल्गी। तो क्या हुआ था कि कैमाइलोगोल्गी एक पार्टिकुलर पर्सन थे या फिर बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अहम भूमिका प्रदान की इस चीज़ को खोजने में। गोल्गी एपरेटस जो कि दरअसल कंपोनेंट है अपना सेल का, जो कि दरअसल कंपोनेंट है किसका, अपना सेल का। इसमें भी पाया जाता है, ठीक है, इसमें भी पाया जाता है, एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में भी पाया ही जाता है, ठीक है। और दिस पार्टिकुलरली Golgi complex or either the Golgi apparatus is probably being discovered by the help of the scientist or either the biologist named Camilo Golgi, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ मतलब क्या हुआ, दरअसल गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गी एपरेटस को क्या बोलते हैं। तो दिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एज वेल एज द गोल्गी फ्लूइड इज लिटरली बीइंग रिगार्डेड एज द पैरेलल शेप्ड स्ट्रक्चर। ये आपका पैरेलल हो गया, ठीक है ना। और इन सारे को क्या बोलते हैं, सिस्टेरनिया। तो दिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स और द गोल्गी एपरेटस इज प्रोबेबली बीइंग अरेंज्ड इन टर्म ऑफ द पैरेलल लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज द सिस्टेरनिया, ठीक है। और आगे चल के ये जो है डिवाइड कर जाता है 3 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड करता है ये, दरअसल गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गी एपरेटस जो है 3 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बाद में देखते हैं, लेकिन अगर समझने का कोशिश करें तो अभी भी समझ सकते हैं क्या है, दरअसल सिस्टेरनिया, दूसरा है टिब्यूल्स, तीसरा है वैक्यूल्स, ठीक है ना, सिस्टेरनिया। तो सिस्टेरनिया क्या होता है, या फिर सिस्टेरनिया टिब्यूल्स, तीसरा था अपना वेसिकल्स, ठीक है। तो सिस्टेरनिया क्या है, तो सिस्टेरनिया इज द फ्लूइड फील्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर। मतलब क्या हुआ, सिस्टेरनिया इस गोल्गी एपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का वो भाग है जो कि दरअसल बोरे नुमा आकार का होता है, ठीक है। एंड अगेन वी आर हैविंग द सिस्टेरनिया, देन टिब्यूल्स। तो टिब्यूल्स क्या है, इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गी एपरेटस का सेकेंड भाग है, क्लियर। इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी एपरेटस का सेकेंड भाग है क्या, टिब्यूल्स। तो इसको क्या बोल देते हैं, टिब्यूल्स इज दैट पार्ट विद रेफरेंस टू योर हियर इन टर्म ऑफ द गोल्गी apparatus. Tubules is that part with reference to your Golgi apparatus which is particularly being present in term of the peripheral region with reference to what, with reference to the cisternia, ठीक है। तो cisternia क्या हो गया, cisternia is the primary part with reference to your Golgi apparatus and these cisternia are the fluid filled sac like structure. Then we are having the tubules. सेकेंड में अपना क्या पार्ट है, सेकेंड में जो पार्ट है उसका बेसिकली नाम है, क्या नाम है, टिब्यूल्स, ठीक है। तो टिब्यूल्स आर दोज रीजन विद रेफरेंस टू योर हियर इन टर्म ऑफ द गोल्गी एपरेटस व्हिच आर पार्टिकुलरली बीइंग प्रेजेंट इन टर्म ऑफ द पेरिफेरल रीजन विद रेफरेंस टू व्हाट, विद रेफरेंस टू योर हियर इन टर्म ऑफ द सिस्टेरनिया। क्या बोले, टिब्यूल्स वैसा पार्ट है जो कि थोड़ा इन्फीरियर, थोड़ा हियर मतलब क्या हुआ, पोस्टीरियर रीजन वाले इलाके में पाया जाता है। किसके बेसिस से, हियर में इन टर्म ऑफ योर सिस्टेरनिया से, ठीक है। लास्ट में अपना टिब्यूल्स है। तो टिब्यूल्स को भी बोला जाता है फ्लूइड फील्ड मेम्ब्रेन। सिस्टेरनिया, टिब्यूल्स, तीसरा अपना क्या था, वेसिकल्स। तो जो दरअसल हम लोग का वेसिकल्स है ना, ये किसका पार्ट है, सिस्टेरनिया टिब्यूल्स वेसिकल्स इज द पार्ट विद रेफरेंस टू योर गोल्गी एपरेटस इन विच द प्राइमरी लेयर मीन्स द सिस्टेरनिया इज नोन एज व्हाट, so it is known as nothing but probably known as what, but probably known as the fluid filled sac like structure। मतलब एक बोरा नुमा ढांचा लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टेरनिया बोलते हैं। दूसरा हम लोग का क्या है, टिब्यूल्स। तो टिब्यूल्स इज दैट रीजन ऑफ योर गोल्गी एपरेटस और अदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स व्हिच इज लिटरली बीइंग प्रेजेंट इन टर्म ऑफ द पेरिफेरल रीजन विद रेफरेंस टू व्हाट, विद रेफरेंस टू द सिस्टेरनिया। उसके लास्ट में अपना क्या है, वेसिकल्स। तो वेसिकल्स इज नथिंग बट प्रोबेबली द मेम्ब्रेनियस फ्लूइड सेक, ठीक है ना। ये भी बोरे नुमा आकार का स्ट्रक्चर होता है। और जो वेसिकल्स है दरअसल किसका भाग है, वेसिकल अपना इसका भाग है, किसका, गोल्गी एपरेटस का। जब बात करेंगे इसकी शेप एंड साइज की, ठीक है ना, तो इस प्लांट सेल का दरअसल शेप एंड साइज क्या हो जाएगा, रेगुलर, ठीक है। तो इस प्लांट सेल का दरअसल साइज क्या हो जाएगा, रेगुलर। और ये फिक्स्ड शेप का भी होता है, मतलब ये ज़्यादा इधर उधर छितरा नहीं रहता, फैला नहीं रहता। ये दरअसल क्या होगा, फिक्स्ड शेप का ही अरेंज लाइक स्ट्रक्चर में रिजेंबल करेगा। नेक्स्ट पार्ट जब बात करेंगे हम लोग प्लांट सेल में, किसमें, प्लांट सेल में,
तो दीज डू बियर द साइटोप्लाज्म। क्या है साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज दैट पार्टिकुलर एरिया, ठीक है, कोई नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज द विस्कसियस फ्लूइड व्हिच आर लिटरली बीइंग प्रेजेंट इन टर्म ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। क्या बोले कि जो हम लोग का कोशिका है ना प्लांट सेल का, दरअसल इसके शरीर में कुछ तरल पदार्थ पाई जाती है, लिक्विड लाइक चीज़ पाई जाती है, जो कि वाटर सब्सटेंस भी हो सकता है। इसको क्या बोल देंगे? इसको दरअसल बोल देंगे, क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज बेसिकली दोज वाटर, साइटोप्लाज्म इज बेसिकली दोज विस्कसियस फ्लूइड। जो जुड़ रहा है उसको थैंक यू, सुनने की कोशिश करना, सीख जाएगा कुछ। तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज द विस्कसियस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर probably being present in term of your cell, so it could be plant cell or either the animal cell. And we do know that these cytoplasm are that organelles with reference to the cell in which next probably most of the cell organelles are basically being merged on. क्या बोले कि साइटोप्लाज्म दरअसल प्लांट सेल का वैसा हिस्सा है, वैसा तरल पदार्थ वाला हिस्सा है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट सेल का डूबा हुआ रहता है। और जो ऑर्गेनल्स की बात की जाएगी तो वाटर ऑर्गेनल्स किसी को पता है क्या? देखो ये पेन है ना, तो ये पेन दरअसल बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना है, बिल्कुल उसी तरीक़ा से अपना जो सेल है ना ये भी अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर के बना है। इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा बाबू? बाबू बोल सकते हैं, या फिर जो सिस्टर ब्रदर भैया, कुछ टीचर भी देखते हैं पता है, तो उसको थैंक यू, ठीक है। तो मान चलो ये प्लांट पेन है बेसिकली, तो उसके अंदर में क्या होगा? इस पेन के अंदर में ढेर सारा कंपोनेंट्स है, मतलब इसका पार्ट है बेसिकली। जैसे मान चलो ये कैप है, जो भी है ये फाइबर वेबर से कुछ बना है, ठीक है ना। फाइबर पता है सबको, जो है इलास्टिक फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है, तो ये मैन मेड फाइबर है बाबू या फिर भैया, ठीक है। ये इंसानों ने बनाया और इन फाइबर को ढांचा जब दे दिया तो दरअसल ये पेन का आकार ले लिया। तो इस पेन का दरअसल ऑर्गेनल्स या फिर पार्ट क्या हो जाएगा? इस पेन का दरअसल ऑर्गेनल्स या फिर पार्ट दरअसल यही इलास्टिक बॉडी और जो इसके अंदर में कुछ रिफिल है, ये सारा हो जाएगा। तो उन ऑर्गेनल्स जो कि ये पेन का, जब कंपेयर करेंगे इस सेल से, तो इस कोशिका में भी ढेर सारा कंपोनेंट, इस कोशिका में भी ढेर सारा कंपोनेंट पाया जाता है। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। और जो हम लोग का एक तरल पदार्थ है ना इसमें, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज दो विस्कसियस फ्लूइड विद रेफरेंस of the cell organelles part which is literally being present in term of your plant cell as well as the animal cell. इधर animal cell होगा, इधर plant cell है ना, इधर animal cell, इधर plant cell। तो दरअसल अपना जो साइटोप्लाज्म है वैसा विस्कसियस फ्लूइड है जिसमें मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल्स यानी सेल का अलग अलग भाग जो है ना डूबा हुआ रहता है, ठीक है। और जब बात करेंगे कोशिका की, कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। तो जो अपना 80% का कंपोनेंट है ना, या भी बोल सकते हैं 80% ऑफ द विस्कसियस फ्लूइड इज लिटरली द वाटर कंपोनेंट इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब क्या हुआ? ये जो विस्कसियस तरल प्रोडक्ट है इसका, सेल का, इसके अंदर में जो पानी का कंपोनेंट होगा ना वो दरअसल 80% होगा। साइटोप्लाज्म में वाटर एज वेल एज द विस्कसियस फ्लूइड विल बी प्रेजेंट अराउंड 80%, ठीक है। और साइटोप्लाज्म है क्या? साइटोप्लाज्म वैसा तरल पदार्थ है जिसमें ढेर सारा सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है? डूबा हुआ रहता है, मर्ज किया हुआ रहता है। तो अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं साइटोप्लाज्म इज दैट ऑर्गेनल विद रेफरेंस टू योर प्लांट सेल और बाय आइदर द एनिमल सेल और बेसिकली द सेल इन विच द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स आर बीइंग मर्ज्ड। मतलब अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स क्या होगा? अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स इनके अंदर में डूबा हुआ रहेगा। नेक्स्ट हम लोग जानने की कोशिश किए कि इन प्लांट सेल में दरअसल फ्लेजिला लाइक रिजेम्बलेंस पाई जाती है। फ्लेजिला लाइक रिजेम्बलेंस पाई जाती है। फ्लेजिला का काम क्या है? जैसे हमारे पास पैर है ना जिससे हम लोग मटक मटक के चलते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसके पास, इन सेल के पास जो है फ्लेजिला होता है। मतलब क्या हुआ? वो इन फ्लेजिला लाइक रिजेम्बलेंस से जो है ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इधर उधर घूमने की टास्क को परफॉर्म करने में, इधर उधर घूमने की टास्क को परफॉर्म करने में। क्लियर? अब बात करते हैं सेकेंड, किधर आ गया अपना? क्या है? एनिमल सेल। क्या है इधर? एनिमल सेल। देख लो लिखा हुआ है एनिमल सेल, नहीं लिखा? एनिमल सेल लिखा हुआ। अब दरअसल दीज एनिमल सेल्स आर प्रोबेबली बीइंग मेड अप ऑफ द रेड ब्लड सेल। किससे बना हुआ रहेगा? या फिर इन दीज केस ऑफ द एनिमल सेल्स द रेड ब्लड सेल्स आर कार्ड विद प्रेजेंट। मतलब क्या हुआ?
खून या फिर रक्त का लाल वाला भाग ना इन एनिमल सेल में पाया जाता है। रक्त में या फिर खून में क्या होता है, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्लियर? तो इन पार्टिकुलरली एनिमल सेल यू कुड से दैट द रेड ब्लड सेल आर पार्टिकुलरली बीइंग प्रेजेंट। ठीक है ना? रेड ब्लड सेल को क्या बोलते हैं? आर्थ्रोसाइट्स। जो उसका जीवन शैली है, जैसे किसी इंसान का लाइफ स्पेन होता है या नहीं होता है? होता है। लाइफ स्पेन का क्या मतलब है? तो जैसे कोई इंसान है वो 3 स्टेट में अपना लाइफ को जीता है। एक क्या है? हियर in term of the childhood phase, first phase is known as the childhood phase, then probably second is known as the maturing phase, third is known as the monopause phase और either the senescent phase। मतलब क्या हुआ, जो हम लोग का फर्स्ट फेज है ना उसको बोल देते हैं बच्चे वाला लाइफ स्पेन का टाइम, मतलब क्या हो गया? चाइल्डहुड फेज। दूसरा क्या है? हियर मतलब मैच्योरिंग फेज। तो मैच्योरिंग फेज क्या हुआ? जिसमें जनरल बॉडी ग्रोथ का डेवलपमेंट जो है ना वो स्लो हो जाएगा, और जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू का पार्टिकुलर स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस है, जैसे मान के चलो रिप्रोडक्टिव टिश्यू मतलब जेनिटल ऑर्गन का फॉर्मेशन, या फिर जो है आर्म पिट्स, या फिर मोचेस्ट, ये जो दाढ़ी मुझ दिख रहा है ना, इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। वो कौन से एज में होता है? वो दरअसल सेकेंड स्टेज मतलब मैच्योरिंग स्टेज में होता है। तीसरा क्या है? तीसरा हम लोग का मोनोपॉज या फिर सेंसेंट फेज। तो इसके बाद जो है ना आदमी सीधा टेक ऑफ करता है कहाँ? भगवान के पास। कहाँ टेक ऑफ करता है? मोनोपॉज फेज के बाद भगवान के पास। तो जो अपना रेड ब्लड सेल है दरअसल ये खून को लाल रंग प्रोवाइड कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनका लाइफ स्पेन मतलब इनके जो जीवन का शैली है ना वो भी एक निर्धारित समय के लिए होता है, अराउंड 120 डेज। जो अपना वाइट ब्लड सेल है उसका लाइफ स्पेन अराउंड कितना है बाबू? वाइट ब्लड सेल का कितना है? वाइट ब्लड सेल का 3 to 4 डेज। आगे बढ़ते हैं, शायद कुछ नेटवर्क का इशू है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इन टर्म ऑफ व्हाट, इन टर्म ऑफ द एनिमल सेल, व्हाट विल बी हैपनिंग? तो इन दिस केस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल आल्सो बी प्रेजेंट। मतलब क्या हुआ? वैसा पार्टिकुलर पर्दा, वैसा पार्टिकुलर परत जिसके द्वारा किसी भी यूजफुल सब्सटेंस का इनलेट जो है ना होने लगेगा, और जो हजार्जियस चीज़ है उसका आउटलेट होने लगेगा। मतलब क्या हुआ कि इन द केस ऑफ द एनिमल सेल डू वी हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था? Plasma membrane is the selectively permeable membrane through which the useful substance could literally pass, as well as the harmful substance could also pass from the internal environment। मतलब वो बाहर से कुछ यूजफुल सब्सटेंस है ना वो इसके अंदर इंटर कर जाएगा, जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो इसके अंदर आउटलेट कर जाएगा। किसकी मदद से? दरअसल नथिंग एल्स बट योर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी बात करते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल इज द नॉन लिविंग डेड सेल्स व्हिच इज लिटरली बीइंग एब्सेंट इन टर्म ऑफ योर एनिमल सेल। मतलब क्या हुआ? दरअसल जो अपना ये है ना सेल वॉल वो अपना एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। एनिमल सेल में सेल वॉल की रिजेम्बलेंस नहीं पाई जाती। दूसरी बात करेंगे जब हियर इन टर्म ऑफ व्हाट, इन टर्म ऑफ द प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स इसमें क्या होगा? नहीं पाया जाएगा। शायद देख लो इधर लिखा होगा, कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? ये प्लास्टिड्स आर एब्सेंट लिखा हुआ है ना, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। क्लियर? अब जब बात करते हैं कि इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा, लेकिन सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल ऑल्सो बीइंग प्रेजेंट। ये देख लो, ये सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है ना? तो सेल वॉल इनके अंदर में नहीं होता। पहले भी बताएं कि सेल वॉल दरअसल क्या है? कंपोज्ड ऑफ डेड पार्ट विद रेफरेंस टू योर सेल। सेल वॉल इज व्हाट? सेल वॉल इज दैट स्ट्रक्चर व्हिच इज लिटरली बीइंग कंपोज्ड ऑफ dead components। Basically talking about its structural resemblance, then what will be happening? So these in term of your animal cell is particularly bearing the here in term of what, irregular as well as the rectangular shaped like structure। कहने का क्या मतलब है? इन एनिमल सेल का जो आकार है ना वो काफ़ी हद तक इरेगुलर होता है, मतलब उबड़ खाबड़ वाला होता है। ठीक है ना? जैसे माउंटेन का रोड सिस्टम होता है वो उबड़ खाबड़ हो जाते हैं, नहीं होते? होते हैं। जो माउंटेन पे कुछ रोड बनता है वो उबड़ खाबड़ है। इनका भी शेप एंड साइज क्या है? वो उबड़ खाबड़ वाला इरेगुलर है। ठीक है? और रेक्टेंगुलर मतलब क्या हो गया? ये जो है ना अपना रेक्टेंगुलर शेप, तो उसी को बोल देते हैं रेक्टेंगल। ये देख लियो लिखा हुआ है, शेप है अपना इरेगुलर और आइदर रेक्टेंगुलर। ठीक है ना? उसके बाद जब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, तो इन दिस केस ऑफ द एनिमल सेल डू वी हैव द साइटोप्लाज्म। मतलब क्या हुआ? इनके अंदर में भी, कोशिका के अंदर में भी, जानवर के कोशिका में भी क्या पाई जाएगी? दरअसल जानवर के कोशिका में भी हमें साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। एंड वाटर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज द विस्कस फ्लूइड व्हिच इज लिटरली
being composed of the 80% of water or other the viscous fluid. इन कोशिका के अंदर में कुछ तरल पदार्थ पाई जाती है जो कि दरअसल 80% जो है ना वाटर से बना हुआ है, उनका नाम क्या हो जाता है अपना साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली जो है 3-4 बातों पे निर्भर भी करती है, जैसे साइटोप्लाज्म इज पार्टिकुलरली बीइंग डिपेंडेंट एज वेल एज इट कुड चेंज द फैक्टर विद रेफरेंस टू योर हॉर्मोन्स, ठीक है ना। तो कुछ कोऑर्डिनेशन का रोल है दरअसल इन साइटोप्लाज्म का हार्मोन्स के साथ, एंड हार्मोन्स आर द केमिकल सबस्टेंसेस व्हिच पार्टिकुलरली प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल to activate the different types of hormone. What are actually the hormones? Hormones are the particular chemical substances which is playing important role to activate different types of the glands, particularly comparatively known as the endocrine glands as well as the exocrine glands. ये साइटोप्लाज्म अलग अलग चीज़ों पर भी निर्भर करता है। पहला हम लोग बात किया हार्मोन्स, दूसरा केमिकल सब्सटेंस, तीसरा टेम्परेचर, ठीक है, और चौथा एंजाइम्स, ठीक है ना। एंजाइम्स पे भी ये पार्टिकुलरली निर्भर करता है अपना क्या साइटोप्लाज्म। एंजाइम्स आर व्हाट? एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट व्हिच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की रफ्तार को है ना बढ़ने, रिएक्शन होने की रफ्तार या फिर ना होने की रफ्तार को बढ़ाने घटाने का जो टास्क कोई ऑर्गेन सेल में बेसिकली परफॉर्म करेगा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अपना साइटोप्लाज्म। क्या नाम है? साइटोप्लाज्म। जब बात करते हैं कि सेंट्रियोल्स, तो सेंट्रियोल्स आर पार्टिकुलरली बीइंग प्रेजेंट इन टर्म ऑफ व्हाट? इन टर्म ऑफ द ईयर, इन टर्म ऑफ पार्टिकुलरली द एनिमल सेल। एग्जांपल क्या है? चिक सेल। जैसे हम लोग का गाल का सेल है ना, इनमें कौन सा पार्टिकुलरली सेल ऑर्गेनल पाया जाएगा? एनिमल सेल के स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस पे। तो जो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर पाया जाएगा वो हम लोग का सेंट्रियोल्स होता है। तो सेंट्रियोल्स इज दैट सेल ऑर्गेनल्स which are literally being present in term of the animal cells but not in the plant cell। क्या होगा? इस एनिमल सेल में जो है सेंट्रोल्स की रिजेम्बलेंस पाई जाएगी। एग्जाम्पल क्या था? चिक सेल, ठीक है ना। ये देख लेना, सेंट्रियोल्स लिखा हुआ है प्रेजेंट, एग्जाम्पल भी दिया है चिक सेल। अब इसमें नेक्स्ट टर्म है कि हमारे पास इसमें वैक्यूल्स होती है तो छोटी सी होगी, हालांकि ना ही होगी, ठीक है ना। तो जो एनिमल सेल है दरअसल उसमें वैक्यूल्स का रिजेम्बलेंस ये देखना शायद नहीं बनाया, क्योंकि नहीं होता है। अगर होगा भी तो छोटा सा होगा, क्योंकि हम पहले भी बताएं व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। कभी कभी वो थ्योरी को फॉलो करता, कभी कभी वो थ्योरी को नहीं फॉलो करता। जैसे बताइए कि पर्सन लिंग इन द कोमा, जो है कोई पर्सन कोमा में चले गया, उसका बॉडी मूव नहीं होता, लेकिन साइंस कभी कभी लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में हमें ये बताया कि जिस ऑर्गेनिज्म में जान होगी, बेसिकली ऑर्गेनिज्म में जान होती है मतलब जिस वस्तु में जान होगी उसमें मूवमेंट होना चाहिए। लेकिन जो पर्सन कोमा में है उसमें जान होता है क्या? या फिर वो मूव करता है क्या? नहीं करता है, लेकिन फिर भी उनमें प्राण होती है। तो क्या लिख दिया है? क्या लिखा है कि बेसिकली द वैक्यूल्स इज दैट पार्ट और आइदर द सेल ऑर्गेनल विद रेफरेंस टू द एनिमल सेल और आइदर द प्लांट सेल वेयर इट विल बी प्रेजेंट इन टर्म ऑफ द प्लांट सेल, and in the case of the animal cell it will be not present, or either if it will be present so it will be not present in term of the a fine amount, or either it is the exception case, literally it will be absent। वही लिखा है इधर, देख लेना, ये लिखा है आपका वैक्यूल्स। और पहले बताया कि ये चिक सेल में प्रेजेंट रहता है सेंट्रियोल्स के बेसिस से, वो भी लिखा है इधर, इधर है ना सेंट्रियोल्स। उसके बाद क्या है अपना कि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाई जाती है, मतलब क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन पिगमेंट्स पार्टिकुलरली प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू गिव द सेल दैट पिगमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर बाय द हेल्प ऑफ विच दीज कुड परफॉर्म द टास्क ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो अपना क्लोरोप्लास्ट है बेसिकली वो हरे रंग का जो है रिजेम्बलेंस को शो करता है, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के टास्क को, कोर्स को परफॉर्म करने में। तो वो प्रेजेंट है अपना प्लांट सेल में, बट एनिमल सेल में वो लेट होता है। एनिमल सेल में ये आपका क्या साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन द केस ऑफ पार्टिकुलरली द एनिमल सेल वी आर हैविंग द रिजेम्बलेंस विद रेफरेंस टू व्हाट? इन द केस ऑफ द एनिमल सेल वी आर हैविंग द रिजेम्बलेंस ऑफ द फ्लैजिला, ठीक है ना। तो इनमें क्या पाई जाती है? कुछ हेयर जाली नुमा स्ट्रक्चर का चीज़ पाया जाता है जो कि इनको घूमने फिरने में अहम भूमिका रोल प्रोवाइड करता है। तो इन सारे को क्या बोल देता है? फ्लैजिला। और इसमें सिलिया भी पाई जाती है। सिलिया का भी काफ़ी हद तक का रोल क्या होता है?
सीलिया का भी काफ़ी हद तक का रोल उसी के जैसा होता है, मतलब सीलिया डू प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड द सेल टू कैरी द टास्क ऑफ लोकोमोशन और आइदर प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर ऑब्टेनिंग और आइदर गिव देम और आइदर प्रोसीड देम टुवर्ड द टास्क ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। क्लियर? जो सीलिया है वो दरअसल बाल नुमा आकार का होता है और वो दरअसल किसी भी सेल को जो है ना इधर उधर घूमने फिरने में मदद करता है। फ्लेजिला भी उसी तरह का स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस होता है। क्लियर? जैसे अपना ये है ना इकोलाई, तो इकोलाई में भी क्या होता है, स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस होता है अपना फ्लेजिला का। क्लियर? और इकोलाई या फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरियल सेल है। क्लियर? उसको हम लोग बोलते हैं गुड बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि जो इकोलाई है ना वो हमारी छोटे आंत बड़े आंत में रहता है। किसी को नहीं पता ना इसका सीक्रेट काम क्या है। ये हमारे खाने को दरअसल ढंग से पचाने में अहम भूमिका प्रदान करता है। ये हमारे खाने को दरअसल ढंग से पचाने में अहम भूमिका प्रदान करेगा। जो भाई सुन रहा है उसको थैंक यू, और जो टीचर देख रहे हैं उसको भी थैंक यू, जो स्टूडेंट देख रहा है उसको तो मोस्ट वेलकम। क्लियर? तो क्या बताए, इन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर नहीं पाई जाएगी, लेकिन जो फ्लेजिला है उसकी स्ट्रक्चर पाई जाएगी। दूसरा क्या स्ट्रक्चर था, दूसरा था अपना सीलिया लाइक प्रोजेक्शन, तो वो भी इन एनिमल सेल के स्ट्रक्चर में क्या होगी, पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी, पाई जाएगी। इधर देख लेना लिखा हुआ है, ये आपका सीलिया। ठीक है? अब इसमें क्या होगा, अब इसमें लाइजोम्स भी प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, लाइजोम्स। और लाइजोम्स के बारे में हम पहले ही बताए कि दो तरह का होता है, एक है 70S लाइजोम्स और एक है 80S राइबोसोम। जो लाइबोसोम्स है वो दो भागों में बटा है, एक का नाम है 70S राइबोसोम्स, दूसरे का नाम है 80S राइबोसोम। राइबोसोम्स इज नोन एज द सुसाइडल बैग which is actually the cell organelles playing important role to carry the task as like the suicidal bag। मतलब क्या हुआ, जैसे सिपाही होता है ना, उनके हाथों में साइनाइड की जो है ताबीज वो बांध दी जाती है। क्या काम रहता है उसका, जैसे कि बॉर्डर में क्रिटिकल इलाके में अगर उसको फंस गया बेचारा तो वो साइनाइड को टच करके सेल्फ डेथ को इनरोल कर सकता है। बेसिकली होगा क्या, जो भी टॉर्चर उसको एनिमी के रीजन से मिलने वाला था उससे वो एस्केप कर गया। बिल्कुल उसी तरीक़ा से अपना जो सेल है ना, इसके अंदर में भी क्या प्रेजेंट है, लाइजोम्स। अपना जो कोशिका प्रेजेंट है सेल, इसके अंदर में भी लाइजोम्स प्रेजेंट, इसके अंदर में भी क्या होगा, लाइजोम्स प्रेजेंट होगा। तो लाइजोम्स इज नोन एज द सुसाइडल बैग लाइक स्ट्रक्चर which is playing important role to hold some amount of the nutritious product। अब ये याद रखना कि लाइजोम्स जो है एक सुसाइडल बैग के ऐसा रोल तो प्ले करता है, लेकिन वो कुछ अमाउंट में न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट को भी होल्ड करता है। तो जब उसके अंदर में मिठाई वाली चीज़ जो हेल्पफुल या फिर पोषक तत्व वाली चीज़ रहती है ना लाइजोम्स के अंदर, तो वो अपने आप को बहुत सेफ करके रखता है। वो ब्रश नहीं करता, वो फटता नहीं, लेकिन जब वो देखता है कि इस कोशिका के हेल्थ पे कोई सब्सटेंस डेंजर बन रहा है, इस सेल के कोशिका के शरीर पे कोई सब्सटेंस जो है खतरा बन रहा है, उस समय में क्या करेगा, वो लाइजोम्स जो कि दरअसल क्या है, कोशिका का भाग है। लाइजोजोम्स क्या है, लाइजोम्स दरअसल कोशिका का भाग है, जिसको हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं अंग्रेजी में। वो अपने शरीर को क्या करेगा, ब्रस्ट कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, दरअसल जो इसके अंदर का अलग अलग कंपोनेंट है ना, जो सेल है वो बेसिकली मरने लगेगा। समझ में आया? व्हाट आर लाइजोम्स? लाइजोम्स आर नोन एज द सुसाइडल बैग लाइक स्ट्रक्चर। फाइंड हियर, इधर लिखा हुआ है आपका लाइजोम्स, ये लिखा हुआ है, नहीं लिखा लाइजोम्स, किधर लिखा है, ये ठीक है ना। और इसके केस में प्लास्टिड्स क्या होता है, बेसिकली अपसेंट होता है। क्लियर? प्लास्टिड्स जो है सेल ऑर्गेनेल्स है, मतलब प्लांट का दरअसल भाग है। उसके बाद जो बोलते हैं इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गी अपरेटस प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में पाई जाती है या नहीं पाई जाती, इसके स्ट्रक्चर में भी पाई जाती है। ये आपने देखा था इधर प्लांट सेल में गोल्गी अपरेटस के रिजेम्बलेंस, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है। अब अपने को जब इधर बात करते हैं एनिमल सेल में, तो इनमें भी क्या होगा, सिंगल टाइप ऑफ द गोल्गी अपरेटस आर पार्टिकुलरली बीइंग फाउंड इन टर्म ऑफ योर एनिमल सेल लाइक स्ट्रक्चर। ये देख लेना, लिखा हुआ है सिंगल गोल्गी अपरेटस। तो क्या हुआ, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स लाइक गोल्गी अपरेटस बेसिकली बीइंग प्रेजेंट और आइदर बीइंग फाउंड इन टर्म ऑफ योर एनिमल सेल। A single complex like Golgi apparatus are particularly being found in term of your animal cell। तो Golgi apparatus क्या है, Golgi apparatus is nothing but particularly having the three main important part, which is the cisternia, second is the tubules, third one is the vesicles। When we talk about the cisternia, so these are particularly the membranous sac-like structure, then we are having the tubules। तो tubules को क्या बोल देते हैं, tubules is that particular region
which are literally being present in term of your peripheral area। ठीक है, जो सिस्टेनिया के कुछ बगल वाले रीजन में कुछ इलाका होता है ना, वो अपना टिब्यूल्स होता है। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अपना वेसिकल्स। तो ये 3 पार्ट है बेसिकली जो इसके अंदर में पाया जाएगा, किसके अंदर, गोल्गी एपरेटस या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स के शरीर में। और गोल्गी एपरेटस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, किसके द्वारा दरअसल इन्वेंट किया गया था या फिर डिस्कवर किया गया था। इन्वेंट नहीं बोलना, डिस्कवर बोलना। क्यों? क्योंकि ये खोजा गया, बनाया या फिर निर्माण नहीं किया गया, ठीक है ना। किसके द्वारा होता है इसका निर्माण, दरअसल सॉरी डिस्कवरी, वो अपने कमाइलो गोल्गी थे। जब बात करते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सो दीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल ऑफ इन द प्लांट सेल। देख लो इधर लिखा हुआ होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट प्लांट सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट एनिमल सेल। पहले बताएं कि दोनों का टास्क फोर्स थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर अलग है, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर अलग है। जब बात करते हैं हम लोग एनिमल सेल की, तो उसमें दरअसल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल फॉर प्रोवाइडिंग देम द मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब उसमें भी ये कुछ कुछ हद तक सेम रोल परफॉर्म करेगा, जो भी है यहाँ टास्क प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर परफॉर्मिंग द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। क्लियर? लेकिन अब एनिमल सेल में क्या होता है, जिससे अपना एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है अमीबा। तो अमीबा इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच इज डू हैविंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब क्या हुआ, दरअसल अमीबा एक ऐसा एक कोशिका वाला जीव है जिसके शरीर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। दरअसल अमीबा एक कोशिका वाला जीव है जिसके शरीर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टास्क उनके शरीर में क्या होता है, अमीबा के, कि वो उसको एंडोसाइटोसिस का टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है। एंड व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? तो मान के चलो जैसे अमीबा है जो कि एक कोशिका से बना हुआ जीव है, तो उसको जो खाने की रिक्वायरमेंट होती है ना, उस दौरान आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि बेसिकली इसमें भी प्रेजेंट होगा प्लांट सेल, एनिमल सेल में। लेकिन एनिमल सेल में क्या करेगा, वो दरअसल एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अमीबा के शरीर में, ताकि वो किसी भी खाना को अपने शरीर में इनगल्फ कर सके। इनगल्फ का मतलब क्या हुआ, किसी भी खाना को दरअसल वो अपने शरीर में खा सके, किसी भी खाना को दरअसल वो अपने शरीर में खा सके। क्लियर? तो जब बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल, दोनों एक दूसरे से काफ़ी हद तक अलग है और अलग अलग साइंटिस्ट ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इनके डिस्कवरी में। जैसे हम लोग का क्या है, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल। तो कोशिका के बनने में, खोजने में, इन स्ट्रक्चर को खोजने में जिन साइंटिस्ट ने अहम भूमिका निभाई उनका नाम क्या है, क्या नाम है, रॉबर्ट हुक। दूसरा है अपना रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर फाइंडिंग द स्पेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू योर सेल। कोशिका में कुछ ढांचा जो है ना स्पेयर, गेंदनुमा आकार का होता है, उसको खोजने में जो साइंटिस्ट ने अहम भूमिका निभाई, दरअसल उनका नाम क्या था, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक दोनों अलग है। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी में किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो थे रॉबर्ट ब्राउन। और जो कोशिका है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इनके डिस्कवरी में जो साइंटिस्ट ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उनका नाम क्या है, क्या नाम है, रॉबर्ट हुक। क्लियर? और भी अलग अलग साइंटिस्ट हैं, जैसे क्या है, स्केल्डियन और CH1। तो इन्होंने क्या किया, जो है सेल थ्योरी के टास्क को बताने का इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो सेल थ्योरी दरअसल क्या है, जैसे हमारे पास मैथ में थ्योरम होता है ना, वैसे अपना कोशिका का भी थ्योरी है। दरअसल ये थ्योरी क्या है कि ऑल सेल्स लिटरली जनरेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग एंसेस्टर। मतलब क्या हुआ कि हर कोशिका का निर्माण दरअसल उसके पुराने वाले कोशिका से, हर कोशिका का निर्माण, मान चलो ये पेरेंटल सेल है, तो एक बेबी सेल बनेगा ना, तो उसका निर्माण किससे होगा, सिर्फ और सिर्फ इसी कोशिका से होगा। उस बेबी सेल का निर्माण किससे होगा, सिर्फ और सिर्फ इसी कोशिका से होगा। ठीक है, तो दरअसल क्या बोले कि दिस प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल, और आइदर यू कुड से दैट अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी वी अंडरस्टैंड दैट ऑल सेल्स लिटरली जनरेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब क्या हुआ, हर कोशिका का निर्माण जो है पहले से जो पृथ्वी पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, कोई कोशिका जिसमें प्राण एग्जिस्ट कर रही है, उससे हो रहा है। किससे हो रहा है, हर कोशिका, हर नई कोशिका का निर्माण जो है दरअसल अपने पुराने एग्जिस्टिंग पेरेंट्स के शरीर से हो रहा है। कैसे होता है, ये देख लो, अंडेनुमा आकार का कुछ इलाका है ना, ये इसको बोलते हैं अपन लोग न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। प्लांट सेल में भी पाया जाएगा,
ये अपना स्ट्रक्चर जो है ना एनिमल सेल में पाया जाता है। ये देख लो अपना एनिमल सेल है, इसमें भी पाया जा रहा है, प्लांट सेल है दरअसल इसमें भी पाया जा रहा है। क्लियर। अब जब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, तो हम लोग के पास में माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है दरअसल एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है, बेसिकली प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एनिमल सेल में पाया जाएगा बट प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। एंड व्हाट आर माइटोकॉन्ड्रिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन टर्म ऑफ द डबल मेम्ब्रेन। तो क्या हुआ, दो झिल्ली नुमा, दो पर्दे नुमा आकृति में जो ढांचा पाया जाता है किसी भी कोशिका के अंदर में, इधर पाया जाएगा क्योंकि ये एनिमल सेल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जो भी झिल्ली नुमा आकार इस कोशिका के अंदर में पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। जो भाई सुन रहा है उसको धन्यवाद, ठीक है, और जो स्टूडेंट सुन रहा है उसको तो मोस्ट वेलकम। तो जैसे हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोल सकते हैं उसको अंग्रेजी में, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज द रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, दरअसल वैसा भाग है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, या फिर बोल सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया जो है रॉड शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर में पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में पाया जाता है। क्लियर। और जब फिर हम लोग बात करते हैं कि दीज माइटोकॉन्ड्रिया डू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर फॉर फेवरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन टास्क। तो ये क्या करता है, एनर्जी जब भी किसी के ऑर्गेनिज्म के शरीर में बेसिकली ट्रांसफर करेगा, उस दौरान जो भी ये रेस्पिरेशन का कोर्स वो फॉलो करेगा, रेस्पिरेशन का कोर्स को जो फॉलो करेगा वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और वैसा ऑर्गेनिज्म जो दरअसल एरोबिक रेस्पिरेशन के टास्क को परफॉर्म करता है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वैसा ऑर्गेनिज्म जो दरअसल एरोबिक रेस्पिरेशन के टास्क को परफॉर्म करता है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एरोब्स, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिकली अपना वही रोल है। और जब बात करते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट था। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है, इंटरग्रेल प्रोटीन होता है और क्या होता है, पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है। तो जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इज दैट स्ट्रक्चर विच इज लिटरली बीइंग मेड अप ऑफ द टू कंपोनेंट्स। सो दीज आर द लिपिड्स एज वेल एज द प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, दरअसल दो तीन कंपोनेंट से बना हुआ है, एक का नाम है प्रोटीन, दूसरा का नाम है लिपिड्स। तो लिपिड्स क्या होता है, लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और यू कुड से दैट lipids are the natural occurring substances, fine, ठीक है, which is insoluble in water। lipids क्या है, वैसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, those particular compound which is literally making the bond with reference to your carbon as well as the oxygen। वैसा कंपाउंड जो दरअसल ऑक्सीजन और कार्बन के साथ बॉन्ड करता है, सारे को बोलते हैं क्या, nothing else but your what, atom of organic compound। So when we talk about these plasma membrane, we understand that the cell is particularly made up of the plasma membrane, often these having the certain of the parts such as the protein as well as what, as well as the lipids। And what are lipids? Lipids are the natural occurring organic substances which are quite bit insoluble in water, ठीक है। तो मान के चलो जैसे अपना तेल है ना, उसको भी लिपिड्स बोल सकते हैं, ऑयल को, वेजिटेबल ऑयल, इन सारे को क्या बोल सकते हैं हम लोग, लिपिड्स बोल सकते हैं। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। क्लियर। तो ये पार्टिकुलरली स्ट्रक्चर का डिफ्रेंशिएशन लगता है हम लोगों ने काफ़ी हद तक कर दिया। तो अब क्या करना है, आराम से ये राहुल बायोलॉजी ट्यूटोरियल के लेक्चर को अटेम्प्ट करना, ठीक है, यूट्यूब पे। और अगर कुछ लाइव आ रहा है तो करना, कल से हो सकता है शायद बिजी हो जाए, कोई गारंटी नहीं, होता है बिजी, ठीक है। तो देखते हैं कल होगा तो आएंगे, या फिर टाइम मिलेगा तो आएंगे, नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा। आज जो कुछ सीखने को मिला वो बेस्ट था, वो अच्छा था और काफ़ी हद तक दिमाग में भी गया होगा, ठीक है। आई होप सो। हमको लगता है 80-90% तो बेसिकली गया ही होगा। और करना क्या है, आराम से राहुल बायोलॉजी ट्यूटोरियल पे जाना, और जो एक चैनल मिलेगा ना राहुल बायोलॉजी ट्यूटोरियल, इसको सब्सक्राइब मारना, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट भी करना। अच्छा कमेंट होता है ना, पॉजिटिव कमेंट जो मोटिवेट करता है बेसिकली। निगेटिव करेगा तो हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि जो है ना ब्रेन गेम होता है, निगेटिव करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, गारंटी, ठीक है। पॉजिटिव करेगा तो सही लगेगा, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो राहुल बायोलॉजी ट्यूटोरियल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, अच्छा लगे तो शेयर करना है, दोस्तों में बांटना है, ठीक है।
और जो भी अपना फ्रेंड्स होता है ना उसको गिफ्ट देते चलो एजुकेशन का, क्योंकि एजुकेशन क्या करता है, ब्रेन को दरअसल ऑक्सीजनेट करता है, ठीक है, और वो ब्रेन को क्वालिटी प्रोवाइड करता है ताकि उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पेस को इंसान जो है ना आगे प्रोसीड करता है, ठीक है। तो वेरी वेरी थैंक यू। राहुल बायोलॉजी ट्यूटोरियल की तरफ से यूट्यूब पे जाना है, सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, उसके बाद कमेंट करियो रिस्पेक्टफुली जो भी है, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशनल कमेंट, और क्या करना है आपको, और जो है देखते रहो, कुछ नया सीखते रहो। चलो वेरी वेरी थैंक यू विद रेफरेंस टू आर्ट, वेरी वेरी थैंक यू विद रेफरेंस टू द राहुल आनंद बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। चलो बाय, कल मिलते हैं या फिर आगे की क्लास में। चलो तहे दिल से धन्यवाद, फाइन, टाटा।